नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज डेट है अपनी 13 फरवरी 2026 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला इशू आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन सेक्रेटरीज के लिए नए रिपोर्ट कार्ड वाले सिस्टम से संबंधित। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वंदे मातरम के 6 स्टैंजाज और एक सेटल्ड क्वेश्चन से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज इंडिया में पल्सेस की डिमांड से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, जो सिविल सर्वेंट्स हैं या फिर सिविल सर्विसेज हैं, वो देखो फाइल को सिर्फ डिस्पोज करने के लिए नहीं बनाई गई है। और सिविल सर्वेंट्स का काम सिर्फ फाइल पर साइन करना नहीं है। सिविल सर्वेंट्स का काम है देश के बारे में सोचना, देश के बारे में डिसीजन लेना। लेकिन कम से कम देखो, सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट अभी ये चाहती है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी फाइल को डिस्पोज करें, और इसी से रिलेटेड उनका जो स्कोर कार्ड है वो बनाया गया है। आप अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 9 फरवरी को ना इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा कि जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है ना, कैबिनेट सेक्रेटरीट ने ना अलग अलग यूनियन सेक्रेटरीज का ना परफॉर्मेंस कार्ड तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो आपको यह बता दूं यूनियन सेक्रेटरीज कौन होता है। देखो, यूनियन सेक्रेटरी ना किसी भी मिनिस्ट्री का सबसे सीनियर ऑफिसर होता है। किसी भी मिनिस्ट्री में ना, जैसे पावर मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्टर होता है वो तो पॉलिटिकल हेड होता है, मिनिस्टर पॉलिटिकल हेड होता है, और जो यूनियन सेक्रेटरी होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है। मिनिस्टर का काम होता है सपने देखना, और सेक्रेटरी का काम है उस सपने को हकीकत में बदलना। समझ गए? तो ये मैंने आपको थोड़े से बेसिक्स क्लियर कर दिए। अब हुआ ये है, कैबिनेट सेक्रेटरीट ने ना एक नया स्कोर कार्ड सिस्टम शुरू किया है। यूनियन सेक्रेटरीज जो है ना, उनका स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा। जैसे प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज में ना जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके केपीआई होते हैं। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि मतलब आपको जज किया जाएगा इन इंडिकेटर्स में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, इसके आधार पे। समझ गए? जैसे प्राइवेट कंपनीज में होता है ना, परफॉर्मेंस को ना मार्क्स मिलते हैं। समझ गए कि आपने ऐसा परफॉर्म किया तो आपको ए बैंड में रखा गया है, आपको बी बैंड में रखा गया है, और यह किया जाता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के आधार पे। इवन नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वैसा ही, ठीक वैसा ही सिस्टम अब यूनियन सेक्रेटरीज के लिए किया गया है। उनको भी ना कुछ पैरामीटर्स के बेस पे जज किया जाएगा, उनका स्कोर कार्ड तैयार होगा। और आप बोलोगे सर स्कोर कार्ड तो अच्छी चीज है, लेकिन यह बताओ कि किन किन पैरामीटर्स के आधार पे उन्हें जज किया जाएगा। जैसे सबसे पहला पैरामीटर है फाइल डिस्पोज रेट। फाइल डिस्पोजल रेट क्या है, मतलब कितना जल्दी फाइल आगे बढ़ाई। दूसरा पैरामीटर पेंडेंसी रिडक्शन। पेंडेंसी रिडक्शन मतलब काम अटका तो नहीं, जल्दी जल्दी हो गया ना। तीसरे नंबर पे एक्सपेंडिचर कंट्रोल, मतलब खर्चे पे कितना कंट्रोल किया, पैसा बचाया या नहीं बचाया। चौथे नंबर पे आउटपुट डिलीवरी। आउटपुट डिलीवरी मतलब टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके आधार पे यूनियन सेक्रेटरी का स्कोर कार्ड तैयार होगा कि उसने इन पैरामीटर्स के आधार पे, इन इंडिकेटर्स के आधार पे कैसा परफॉर्म किया है। देखो, सुनने में तो ये सब अच्छा ही लगेगा, आपको भी अच्छा लगा होगा, यार बढ़िया तो है, एफिशिएंसी आ रही है सिस्टम में। लेकिन देखो यहां पे ना एक ट्रैप है। ट्रैप क्या है भाई? गवर्नेंस जो है कोई पिज्जा डिलीवरी थोड़ी ना है, 30 मिनट के अंदर अंदर डिलीवर करो नहीं तो पिज्जा फ्री। गवर्नेंस में ना सही फैसला लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय स्पीड से फैसला लेना। हालांकि देखो, मुझे लगता है कि दोनों में बैलेंस स्टैब्लिश होना चाहिए, बट आज इस आर्टिकल में राइटर सही फैसले पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय स्पीड के। समझ गए? तो राइटर बोलते हैं देखो, ये जो स्कोर कार्ड तय होगा ना, मतलब स्कोर कार्ड अलग अलग यूनियन सेक्रेटरीज के बनेंगे, ये देखो वो चीजें मेजर कर रहे हैं जो सिविल सर्वेंट्स का असली काम है ही नहीं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ना करीब 100 के आसपास सेक्रेटरीज हैं। ज्यादातर आपको पता है आईएएस ऑफिसर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। इनका मेन काम फाइल क्लियर करना नहीं है। इनका मेन काम फाइल क्लियर करना नहीं है। आप बोलोगे क्या है सर इनका मेन काम?
इनका मेन काम है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी बनाना देश के लिए। इनका मेन काम है स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे मिनिस्टर को एडवाइस देना। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति सेल्फ सफिशिएंसी के लिए थी, 1960s में आई थी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान खर्चा हुआ, सरकार ने रिस्क लिया जिसका रिवॉर्ड भी मिला। मान लो उस समय यूनियन सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर कंट्रोल करके देखते कि नहीं नहीं यार, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इतना खर्चा नहीं करते हैं, एक्सपेंडिचर कंट्रोल करते हैं, तो क्या ग्रीन रेवोल्यूशन आ पाता? बिल्कुल नहीं आ पाता। क्योंकि देखो उस वक्त सेक्रेटरी ने रिस्क लिया, महंगे जो बीज थे वो खरीदे, सिस्टम बनाया, तो स्कोर कार्ड में विजन और रिस्क टेकिंग पैरामीटर्स है ही नहीं। लेकिन सेक्रेटरी ने विजन दिखाया, रिस्क लिया, तभी तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ पाया ना। लेकिन इस चीज का इंडिकेटर शामिल ही नहीं किया गया है स्कोर कार्ड में। समझ गए? फिर देखो, राइटर बोलते हैं कि सिविल सर्वेंट्स को ना, खास करके यूनियन सेक्रेटरीज को बहुत बार ना कंसिक्वेंसेस भी सोचने पड़ते हैं। मैंने ये फैसला लिया तो इसका कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। जैसे मिनिस्टर तो बोल देंगे कि इस बार चुनाव से पहले सबको फ्री में हेलीकॉप्टर बांट दो, लेकिन सेक्रेटरी का काम है मिनिस्टर को एडवाइस देना कि सर बजट नहीं है, एक हेलीकॉप्टर भाई जी बहुत महंगा आता है, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो ये क्या है? ये है सेक्रेटरी की क्रिटिकल एडवाइस। लेकिन जो स्कोर कार्ड तैयार हो रहा है यूनियन सेक्रेटरीज के लिए, उसमें क्रिटिकल एडवाइस का पैरामीटर शामिल ही नहीं किया गया है। अगर सेक्रेटरी ने सही एडवाइस दी कि सर जी रुको रुको रुको, हेलीकॉप्टर नहीं बांटते हैं, मिनिस्टर बोलेगा अरे चुप, तो मतलब सेक्रेटरी की क्रिटिकल एडवाइस को ना यूं माना जाएगा ये काम में अड़ंगा डाल रहा है, काम में ये अड़ंगा डाल रहा है और स्पीड कम कर रहा है काम की। तो उस यूनियन सेक्रेटरी को कम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसने सिर्फ इतना बोला कि सर जी थोड़ा सोच के चलते हैं, इतना बजट नहीं है, रैशनल ढंग से चलते हैं। समझ गए क्यों ये पैरामीटर खराब है? फिर राइटर बोलते हैं आप ना आर्टिकल 312 देखो। 312 क्या है? संविधान ने ये ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट सर्विस क्यों बनाई? क्या सिर्फ फाइल साइन करने के लिए बनाई कि जल्दी जल्दी फाइल साइन करनी है? नहीं, पार्लियामेंट ने इन सर्विसेज को बनाया नेशनल थिंकिंग के लिए। ये देखो, थिंक नेशनली, नेशनल थिंकिंग के लिए बनाया। देखो इंडिया ना एक फेडरल कंट्री है और आईएएस एक कड़ी है जो पूरे देश को आपस में इंटीग्रेट करती है, आपस में जोड़ती है। सरदार पटेल ने तभी तो इनको बोला था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, जो पूरे देश को आपस में जोड़ते हैं। और सरदार पटेल ने यह भी कहा था कि ऑफिसर्स को ना इम्पार्शियल होना चाहिए और बेखौफ होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए। लेकिन देखो अभी जो ये पैरामीटर, जिन पैरामीटर्स के आधार पे स्कोर कार्ड तैयार किया जा रहा है ना, ये आर्टिकल 312 की मूल भावनाओं के अगेंस्ट है। अगर ऑफिसर सिर्फ एक इंप्लीमेंटेशन का टूल बन गया कि सिर्फ इंप्लीमेंट करना है, तो वो काम देखो रोबोट वाला काम है कि हाँ भाई आप रोबोट हो, बस जो सोच लिया है उसको इंप्लीमेंट करना है। लेकिन संविधान को रोबोट नहीं चाहिए, संविधान को चाहिए सोचने वाला माइंड, थिंकिंग माइंड चाहिए संविधान को। समझ गए? अब थोड़ा हम और डीप में जाते हैं। देखो ये जो स्कोर कार्ड सिस्टम तैयार हुआ है ना यूनियन सेक्रेटरीज के लिए, इससे 4 मेन नुकसान होंगे। सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल मेमोरी से संबंधित पॉइंट है। गवर्नेंस देखो एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है कि हाँ भाई 100 मीटर रेस भाग ली, नहीं। गवर्नेंस एक ना मैराथन है, लगातार चलती रहती है। पॉलिसीज कई तो दशकों तक चलती है, जैसे मनरेगा 2005 में इंप्लीमेंट किया, अभी तक चल रहा है। पीडीएस सिस्टम तो कब आया था, अभी भी चल रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स ना समय समय के साथ ना अडेप्ट करते रहते हैं, नई नई चीजें आती हैं वो अडेप्ट करते रहते हैं, चेंजेस लाते रहते हैं। लेकिन ना स्कोर कार्ड जो है हर चीज को ना एक प्रोजेक्ट के तौर पे देख रहा है। प्रोजेक्ट खत्म, बात खत्म। लेकिन इससे क्या होगा, जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है ना वो खत्म हो जाएगी। मतलब ऑफिसर ना पुराने एक्सपीरियंस से सीखना ही छोड़ देगा, वो बस आज का टारगेट पूरा करेगा कि आज मुझे ये प्रोजेक्ट खत्म करना है तो मैं कर देता हूं। लेकिन भाई पुराना एक्सपीरियंस भी आपका एक चीज है, आपको उसके हिसाब से बदलाव लाना चाहते हो, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है क्योंकि आपको फाइल पे जल्दी साइन करना है। तो पुराने वाला एक्सपीरियंस यूनियन सेक्रेटरीज इग्नोर कर देंगे और जल्दी जल्दी फाइल को साइन करने के चक्कर में, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के चक्कर में।
मान लो फार्मर्स के लिए पहले भी कोई स्कीम लाई गई थी, लेकिन उसने काम नहीं किया। उस समय मिनिस्टर कोई और था, लेकिन यूनियन सेक्रेटरी वही है। तो यूनियन सेक्रेटरी बताना चाहता है अपने मिनिस्टर को कि सर जी ये स्कीम काम नहीं की थी पहले, अभी भी नहीं करेगी, लेकिन वो नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उसे टारगेट पूरा करना है, आज की आज फाइल को डिस्पोज करना है। समझ गए? अब दूसरा पॉइंट राइटर देते हैं। देखो, अगर मान लो आईएएस ऑफिसर सिर्फ डेडलाइंस मीट करेंगे तो पॉलिसी कौन बनाएगा ये बताओ। तो फिर तो सरकार कंसल्टेंट से पॉलिसी बनाएगी, जो बाहर से हायर किए जाते हैं कंसल्टेंट, या फिर जो थिंक टैंक्स हैं उनसे पॉलिसी बनवाई जाएगी। लेकिन देखो, ये जो कंसल्टेंट होते हैं ना, अब इनको ना कई बार ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता होता। जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो तो जमीन से काम करके आए हैं, उन्हें पता है ग्राउंड लेवल पे क्या चलता है, क्योंकि एक ऑफिसर तो गांव में भी काम करके ऊपर आया है। अगर पॉलिसी डिजाइन बाहर के कंसल्टेंट करेंगे तो फिर देखो ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल ना खोखली हो जाएगी। ऑफिसर क्वेश्चन करने से भी डरेंगे, वो सोचेंगे यार मेरा काम बस टारगेट पूरा करना है, मैं करता हूं, मेरा काम सवाल पूछना थोड़ी ना है। तो ये दूसरा डर है। फिर तीसरे डर की बात करते हैं राइटर। जो ये स्कोर कार्ड है ना, ये स्पीड को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, स्पीड को इनाम देता है। लेकिन मान लो प्रपोजल में कोई कमी है, तो वो ऑफिसर्स रोकेंगे नहीं, क्योंकि रोकने पर फिर पेंडेंसी बढ़ जाएगी। वो कहेगा यार जाने दो यार, फ्यूचर में देखेंगे, अभी तो मुझे अपने स्कोर कार्ड में स्कोर इंप्रूव करना है। लेकिन देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो रूल ही ये है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक गलत कानून होने से अच्छा ये है कि वो कानून डिले हो जाए। लेकिन स्कोर कार्ड तो इस प्रिवेंशन को ना आलसपन मानेगा कि भाई तुम आलसी हो, इस वजह से तुमने फैसला नहीं लिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यूपीएससी से रिलेटेड है। देखो, आप ना दिन रात पढ़ते हो, किस लिए पढ़ते हो आप दिन रात? ऑफिसर बनने के लिए। यूपीएससी बेस्ट ब्रेन्स को चुनती है, सरकार ट्रेनिंग पे भी करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। अगर टॉप ऑफिसर्स को यानी सेक्रेटरीज को सिर्फ इंप्लीमेंटेशन वाला मैनेजर बना दिया गया तो फिर देखो इस पूरी ट्रेनिंग का, इस पूरी रिक्रूटमेंट का क्या फायदा? ये तो फिर गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को ही नीचे गिरा देगा। ये तो गलत है ना। अब आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया होगा, सर क्या ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? यार अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी के लिए ऑलरेडी काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं भी, जैसे कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग पूछता है, देखता है कि पैसा सही खर्च हुआ या नहीं हुआ। फिर सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये चेक करता है कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, मतलब दूसरी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है पॉलिसी में इंपैक्ट चेक करना, पॉलिसी में इंपैक्ट चेक करना। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस है, आवश्यकता यह है कि इनको मजबूत बनाया जाए। समझ गए? गवर्नमेंट का काम देखो बिजनेस ग्रोथ नहीं है, गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर, जनता की वेलफेयर सुनिश्चित करना। तो जो चीजें देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर सकती हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो ब्यूरोक्रेट्स में भी काम करें। और लास्ट में राइटर बोलते हैं, मैक्स वेबर की ना एक थ्योरी है, मैक्स वेबर के बारे में जानते होंगे, पीएसआईआर वाले, सोशियोलॉजी वाले। उन्होंने ना एक बात बोली थी, ब्यूरोक्रेसी देखो रैशनल लीगल होनी चाहिए, लेकिन अगर देखो हम सिर्फ मैट्रिक्स और नंबर्स के पीछे भागेंगे तो इसका मतलब हम ऑफिसर्स को ना एक लोहे के पिंजरे में डाल रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वंदे मातरम के 6 स्टेंजास और एक सेटल्ड क्वेश्चन के बारे में है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 28 जनवरी 2026 को ना होम मिनिस्ट्री ना एक नया ऑर्डर निकालती है, और इस ऑर्डर में जानते हो क्या बोला गया? अब ना हर सरकारी फंक्शन में ना वंदे मातरम के पूरे जो 6 स्टेंजास है ना वो बजाए जाएंगे, और सिर्फ बजाए नहीं जाएंगे वंदे मातरम के 6 स्टेंजास, बल्कि देखो सबको ना सावधान मुद्रा में खड़ा होना कंपलसरी है। जैसे हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के दौरान हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं ना, तो वंदे मातरम में भी ना हमें सावधान मुद्रा में खड़े होना पड़ेगा सरकारी फंक्शंस में। अब राइटर इसे बोलते हैं, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल वैंडलिज्म है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को
बर्बाद करने की कोशिश है। क्यों? क्योंकि ये ना हमारे पुराने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप पूछोगे सर कैसे? राइटर कहते हैं थोड़ा सा ना इतिहास में चलते हैं। अक्टूबर 1937 की बात है। कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी उस समय। मीटिंग में सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी सब थे। वहां पे ना मुस्लिम लीग और कुछ अन्य लोगों ने ना वंदे मातरम के जो 2 स्टैंजास के बाद वाले जो स्टैंजास थे ना, उस हिस्से पे ना ऐतराज जताया। वजह, शुरू के 2 स्टैंजास तो ठीक हैं, लेकिन बाकी के जो स्टैंजास है ना, उसमें देखो गोडेस दुर्गा, गोडेस लक्ष्मी, गोडेस सरस्वती का जिक्र है। तो उस मीटिंग में ना हमारे बुजुर्गों ने यह डिसाइड किया था कि वंदे मातरम के शुरुआत के जो 2 स्टैंजास है ना, वही नेशनल सॉन्ग होंगे, और बाकी के जो स्टैंजास है ना, वो नेशनल सॉन्ग का हिस्सा नहीं होंगे। समझ गए? और ये डिसीजन हमारे बुजुर्गों ने इसलिए लिया था क्योंकि भारत देखो एक ना सेकुलर रिपब्लिक है। यहां पे ना किसी एक धर्म की प्रेयर को ना सब पे थोपा नहीं जा सकता। पहले 2 जो स्टैंजास हैं वंदे मातरम के, इन 2 स्टैंजास में मिट्टी का जिक्र है, नदियों का जिक्र है, हरियाली का जिक्र है, तो ये तो सबके हैं, किसी एक धर्म के लोगों के नहीं है। और देखो जब देश आजाद हुआ ना, देश आजाद हुआ तो उस समय देखो 24 जनवरी 1950 को ना राजेंद्र प्रसाद ने एक अनाउंसमेंट की। 24 जनवरी 1950 को ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट ये थी कि आज से जन गण मन ये तो होगा हमारा नेशनल एंथम, और वंदे मातरम होगा हमारा नेशनल सॉन्ग। लेकिन ध्यान देना, इवन राजेंद्र प्रसाद ने जो अनाउंसमेंट की थी ना, उसमें भी उन्होंने ना 1937 वाला वंदे मातरम का 2 स्टैंजा फॉर्मूला अपनाया था कि भाई ये वंदे मातरम के शुरुआत के जो 2 स्टैंजा है ना, यही अपना नेशनल सॉन्ग होंगे, और वंदे मातरम सॉन्ग के बाद वाले जो स्टैंजाज हैं वो नेशनल सॉन्ग का हिस्सा नहीं होंगे। राइटर एग्जाम्पल भी देते हैं। इसका मतलब देखो ये है, मान लो कोई मुस्लिम ऑफिसर है या फिर क्रिश्चियन टीचर है, उसे अगर आप मजबूर करें मां दुर्गा की स्तुति करने के लिए, तो देखो ये ना उनकी कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा को ना चोट पहुंचा सकता है। समझ गए? मतलब आप किसी धर्म के लोगों को मजबूर करते हो किसी दूसरे धर्म से जुड़ी चीजों को गाने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए, तो ये सेक्युलरिज्म का पार्ट नहीं है। फिर इसके बाद देखो राइटर कहते हैं हमारी ना फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल 51A क्लोज ए में लिखी हुई है। फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि ना हम नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करेंगे, लेकिन इसमें भी ना नेशनल सॉन्ग का जिक्र नहीं है, नेशनल सॉन्ग का जिक्र नहीं है। और इवन जो एक 1971 का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, ये जो नेशनल ऑनर एक्ट है ना, ये भी सिर्फ फ्लैग और एंथम को प्रोटेक्ट करता है, नेशनल सॉन्ग को प्रोटेक्ट नहीं करता है। वंदे मातरम इसमें कवर नहीं है। तो मतलब देखो ये सोच समझ के, ऐसा नहीं कि उनसे छूट गया। उस समय की जो सरकार थी ना, उन्होंने जानबूझ के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए नेशनल जो वंदे मातरम है, नेशनल सॉन्ग है, इनमें नहीं डाला था। समझ गए? गलती नहीं थी, ये डेलिब्रेट चॉइस थी उस समय की सरकार की। फिर राइटर एक केस के बारे में बताते हैं। ये देखो केस तो शुरू में दिया हुआ है, ये वाला बिजोय इमैनुअल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स केस 1986 का। देखो 3 बच्चे थे, बिजोय, बीनू एंड बिंदु। वो ना क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट है जियोवा, क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट है जियोवा, उस सेक्ट के बच्चे थे। अब स्कूल में नेशनल एंथम बज रहा था, लेकिन बच्चे समान में खड़े तो हुए, लेकिन नेशनल एंथम उन्होंने गाया नहीं। इस वजह से ना उनको स्कूल से निकाल दिया गया। तो उस समय एक जस्टिस थे, जस्टिस ओ चिनप्पा रेड्डी। उन्होंने कहा था कि अगर देखो कोई खड़ा है पर गा नहीं रहा है तो ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है। हमारा संविधान उनके लिए भी है जो माइनॉरिटी में है। मतलब जो आर्टिकल 19 के अंदर बोलने की आजादी है ना, उसमें चुपचाप रहने की आजादी भी शामिल है, यानी राइट टू साइलेंस भी उसमें शामिल है। ये रहा 1985 का केस है, बिजोय, बीनू
एंड बिंदु का। तो इसमें जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी ने यह साफ कर दिया था कि राइट टू साइलेंस इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी आर्टिकल 19 का पार्ट है। अब देखो ये जो एमएचए का ऑर्डर है ना, अभी जो ऑर्डर आया है जनवरी में, ये देखो 6 स्टैंजास की बात करता है, 2 स्टैंजास की बात नहीं करता है। अब इसमें ऐसी भी लाइन है, त्वाम ही दुर्गा दशा परहाना धारिणी। अब राइटर बोलते हैं देखो, अगर आप किसी को नेशनल एंथम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते तो नेशनल सॉन्ग जो लीगल लेवल पे भी उतना एप्लीकेबल नहीं है, उसे गाने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हो। और आर्टिकल 25 तो ये कहता है, आर्टिकल 25 तो ये कहता है कि हर इंसान को ना अपने धर्म को मानने की आजादी है। जबरदस्ती किसी के धर्म रिलेटेड लाइंस को पढ़वाना ये सही नहीं है। फिर लास्ट में राइटर एक बात बोलते हैं कि देखो, रियल जो पेट्रोटिज्म है ना, वो दिलों से आता है, ऑर्डर से नहीं आता। हमारे फाउंडर्स ने ना एक ऐसा भारत बनाया था जहां पे देखो हर इंसान कंफर्टेबल फील करे। और ये जो एमएचए का ऑर्डर आया है ना, ये बिना किसी कानून के आया है, बिना किसी अमेंडमेंट के आया है। जो तो इस प्रकार से देखो, ये ना बहुत सारे नागरिकों के फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस पे ना हमला एक प्रकार से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो पल्सेस से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो बेसिक्स आप क्लियर करके चलो। इंडिया में दालों का यानी पल्सेस का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो दालें जो है ना, इंडिया में 25% नॉन सीरल जो प्रोटीन है ना, वो प्रोवाइड करती हैं देश की जनता को। गरीब आदमी के लिए देखो प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है दालें। इसलिए देखो जब दालों के दाम बढ़ते हैं ना, तो सरकार डर जाती है, सरकार कई बार गिर भी जाती है। और इंडिया देखो दुनिया का ना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पल्सेस के मामले में। इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। और हैरानी की बात आपको यह होगी कि इंडिया बावजूद इसके सब बहुत बड़े इंपोर्टर्स में से एक है दालों के। समझ गए, सबसे बड़ा इंपोर्टर भी इंडिया ही है दालों का। अब आर्टिकल का कोर पॉइंट देखिए। इंपोर्टर इसलिए है क्योंकि इंडिया के ना सप्लाई एंड डिमांड में ना बहुत बड़ा गैप है। डिमांड हमारे यहां पे है 3 करोड़ टन की। अब 2-2.5 करोड़ टन तो दाल हम खुद से प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन ये जो 50 लाख टन का गैप है, ये कैसे भरता है? ये फिर हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। ये गैप हम फिर इंपोर्ट से भरते हैं। देखो अभी हाल ही में ना एक कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी क्या थी? यूनाइटेड स्टेट्स ने यह बोला कि जो अभी इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील साइन हुई है ना, उस ट्रेड डील के अकॉर्डिंग इंडिया ना यूएसए से पल्सेस खरीदने के लिए ना ओब्लिगेटेड है। ओब्लिगेटेड वर्ड समझ रहे हो? मजबूर है। मतलब हमें यूएसए से दालें परचेज करनी ही पड़ेंगी। लेकिन इस वर्ड ने ना, इस लाइन ने इंडिया के किसानों को डरा दिया। क्यों डरा दिया? आप कंटेक्स्ट समझो। आपको 2020-21 के फार्मर जो प्रोटेस्ट हैं वो याद होंगे। तो देखो उस समय किसानों ने विरोध किया था। किसान पहले से ही डरे हुए हैं। लेकिन मान लो अब जो लाइन ट्रेड डील में लिखी गई थी कि इंडिया मजबूर है यूएसए से दाल परचेज करने के लिए, अगर मान लो यूएस की सस्ती दालें इंडिया आ गई तो क्या होगा? मार्केट में जो दालों के प्राइस हैं वो और ज्यादा घट जाएंगे। सस्ती दालें आ गई यूएसए से इंडिया में, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो डोमेस्टिक प्राइसेस गिरेंगे, इंडियन फार्मर्स को नुकसान होगा। लेकिन बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि हम ओब्लिगेटेड नहीं है, ऐसा कोई हमारी मजबूरी नहीं है कि हम यूएसए से दाल परचेज करेंगे, कोई ओब्लिगेशन नहीं है। लेकिन किसानों को देखो अभी भी शक है। और अब ना ये जो इशू है वो एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। आप पूछोगे सर किसान दाल उगाता क्यों नहीं है, मतलब दाल की कमी क्यों है हमारे देश में? देखो यही तो असली सवाल है ना इस पूरे इशू में। राइटर कहते हैं देखो सरकार की गलती है। सरकार जो सिस्टम राइस एंड पैडी के लिए सेट करती है ना, वो सिस्टम सरकार पल्सेस के लिए सेट नहीं कर रही है। व्हीट एंड राइस को किसान जो है वो एमएसपी पे बेच सकते हैं, लेकिन मान लो दाल उगाई किसान ने और वो दाल उगा के जाता है मध्य प्रदेश
के एक प्रोक्योरमेंट सेंटर में, वहां पे वो जाके देखता है कि सरकारी जो प्रोक्योरमेंट सेंटर है दालों का वो तो बंद पड़ा है, और सरकार ने प्राइस डिक्लेयर किए थे कि 1 टन दाल मैं परचेज करूंगी 7,000 रुपए में, लेकिन प्रोक्योरमेंट सेंटर ही बंद है, तो किसान बेचारा क्या करेगा? वो जाएगा प्राइवेट मंडी में और किसी प्राइवेट ट्रेडर को दाल बेच देगा 5,000 के हिसाब से, यानी 2,000 पर टन का सीधा सीधा नुकसान। समझ गए? तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। आप ना 2019 से लेके 2024 के बीच का ना डेटा देखो, ये देखो डेटा देखो, गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन का कितना खरीदा? गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन का सिर्फ 2.9% से लेके 12.4% के बीच में खरीदा। सोच के देखो, 90% जो दालें हैं वो तो एमएसपी पर बिकी नहीं। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। दूसरा देखो, जो पल्सेस है ना उनमें क्या होता है, रेन फेड कल्टीवेशन है ये, मतलब अक्सर दालें वहां पे उगाई जाती हैं जहां पे सिंचाई कम है। बारिश अच्छी तो फसल अच्छी, नहीं तो सब खत्म। इस वजह से देखो, जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स है ना हमारे, उनकी पैदावार दालों की हमसे अच्छी होती है, इसलिए वो सस्ते बेच भी पाते हैं। तो ये पूरा जो कमियां है ना दालों के पैदावार में, ये ऑर्गेनाइज्ड नेग्लेक्ट है। मतलब एक विशियस साइकिल बन जाता है। साइकिल क्या बन जाता है? किसान को पिछले साल मान लो दालों की जो कीमत है अच्छी नहीं मिली, अब आ गया अगला सीजन। अब अगला सीजन आ गया तो किसान ने सोचा यार पिछली बार मुझे दालों की कीमत अच्छी नहीं मिलेगी, इस बार मैं दाल नहीं उगाऊंगा। तो उसने दालों का जो एरिया था वो कम कर दिया। मार्केट में दालों की शॉर्टेज हो गई। अब मार्केट में दालों की शॉर्टेज हो गई तो सरकार ने तुरंत दालों को इंपोर्ट कर लिया। सरकार ने तुरंत दालों को इंपोर्ट कर लिया तो दालों के जो दाम है वो घट गए और ज्यादा, मतलब दाम फिर गिर गए। तो सरकार की जो पॉलिसी है ना वो देखो कंज्यूमर सेंट्रिक है। जैसे ही दाम बढ़ते हैं सरकार इंपोर्ट खोल देती है, इससे ताकि इन्फ्लेशन कम हो सके, कंज्यूमर खुश। लेकिन फार्मर्स का क्या? फार्मर्स तो बेचारे पिस जाते हैं ना। सरकार प्राइस को स्टेबल करने के नाम पे किसानों को नुकसान पहुंचा देती है। समझ गए? और देखो, ऐसा नहीं है कि सरकार दालों के लिए कुछ कर नहीं रही है। अक्टूबर 2025 में एक मिशन लॉन्च हुआ था, सेल्फ सफिशिएंसी मिशन। ये जो आप देख रहे हो ना, सेल्फ सफिशिएंसी मिशन, ये अक्टूबर 2025 में लॉन्च हुआ था। सरकार ने 11,440 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही। सरकार ने यह भी बोला कि 2030-31 तक हम दालों का प्रोडक्शन हमारे देश में 350 लाख टन तक लेकर जाएंगे। देखो, सुनने में अच्छा लगता है ये सारी चीजें, लेकिन आपको ही पता है कि कई बार ना ये घोषणाएं सिर्फ पेपर में रह जाती हैं। और किसान भी यही कहता है कि भाई वादे तो पहले भी बहुत हो गए, लेकिन जमीन पर कुछ हुआ नहीं है। आपने ट्रेड डील में वो ओब्लिगेशन वर्ड हटा दिया, लेकिन वर्ड हटने से काम थोड़ी ना चलेगा, ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होगी ना। तो इसलिए आपको ना रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे सबसे पहले देखो, आप ना जैसे व्हीट एंड राइस की गारंटीड प्रोक्योरमेंट करते हो ना, वैसे ही आप दालों की बिना गारंटीड प्रोक्योरमेंट करो। सिर्फ एमएसपी अनाउंस करने से काम नहीं चलेगा। इंश्योर ये करो कि फिजिकल प्रोक्योरमेंट हो दालों की। समझ गए? और इसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, इसके लिए आप स्टोरेज की कैपेसिटी डेवलप करो, ताकि अगर किसान दालें लेके आए मंडी में बेचने के लिए तो सरकार उसे उन दालों को परचेज करे। पहली चीज आप ये करो। दूसरी चीज, आप प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो। देखो, रेन फेड एरियाज में ना आप रिसर्च बढ़ाओ, ताकि दालों की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जा सकती है। आप बढ़िया क्वालिटी के सीड्स दो, इरिगेशन की फैसिलिटीज इंप्रूव करो। फिर है मार्केट सिस्टम। आप ना ऐसे सिस्टम बनाओ जो पल्सेस को ना रिवॉर्ड दें। समझ गए? पल्सेस देखो सोइल की ना हेल्थ सुधार देती हैं। और इन्वायरमेंट सर्विसेज के लिए ना, इन्वायरमेंट सर्विसेज के लिए आप किसान को ना इंसेंटिव दो। क्या दो? आप इंसेंटिव दो। तो कुल मिला के देखो, आर्टिकल तो यही है। राइटर लास्ट में यही बोलते हैं, देखो किसान जो है ना उनकी हालत थोड़ी नाजुक है। सरकार को ना कंज्यूमर बायस से हटके फार्मर सेंट्रिक पॉलिसी बनानी चाहिए। और जब तक ये गैप नहीं भरेगा ना, तब तक हम प्रोटीन के लिए दालें तो कम से कम इसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। हाँ, पेट भरने के लिए राइस और व्हीट जरूर सेल्फ सफिशिएंसी के साथ हम आगे ले जाते रहेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आप लास्ट में ना क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। देखो, ये क्वेश्चन दालों वाला आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया ना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है।
15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।